आर्यन के पास जाती है। जी एक बात बताइए, मैंने आपको रात को देखा था, आप अचानक से उठे और कहीं बाहर चले गए थे और बहुत देर बाद लौटे। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? अरे कहीं नहीं, वो मालिक का फोन आया था ना कि फैक्ट्री में थोड़ा काम है, कुछ नया कच्चा माल आया था तो गाड़ियों में सामान लोड करना था, उसी के लिए बुलाया था मुझे। दीपिका, मैं बस थोड़ा ओवर टाइम कर रहा हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं और हमारी हालत जल्दी सुधर जाए। तुम फिक्र मत करो, बस यही बात है। पैसे तो आ जाएंगे जी, पर आप अपना ध्यान रखा कीजिए। रात रात भर ऐसे काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दोपहर का समय हो जाता है। दीपिका और सुलोचना गांव की कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। अरे सुलोचना, तेरा वो जो दामाद है ना, दिहाड़ी मजदूर, हमने उसे परसों रात को देखा था। हम लोग मंदिर में कीर्तन करके लौट रहे थे तो हमने देखा कि तेरा दामाद घर से निकला, थोड़ी दूर चला और तभी। क्या तभी? बीड़ी पी रहा होगा नुक्कड़ पे, और क्या करेगा वो 400 कमाने वाला। अरे ना मेरी माँ, तभी एक एकदम लंबी काली और बड़ी सी गाड़ी आई, उसका दरवाजा खुला, कुछ कोट पैंट वाले लोग बाहर आए और तेरा दामाद उसमें ऐसे राजाओं की तरह बैठ कर गया जैसे वो गाड़ी उसी की हो। तेरा दामाद तो मजदूरी करता है ना, फिर उसके पास इतनी लंबी चौड़ी वीआईपी गाड़ी कहाँ से आई? सुलोचना, कहीं तेरा दामाद कोई चोरी चकारी या उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा? क्या बात कर रही है? हे भगवान, वैसे मैंने भी उसे 2-3 बार आधी रात को चुपके से बाहर जाते देखा है, पर मुझे क्या पता था कि ये वो लंबी गाड़ियों में घूम रहा है। आज आने दो उसे, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। रात का समय हो जाता है। आर्यन अपने काम से घर लौटता है। आ गए नवाबजादे, या आज वो तुम्हारी लंबी वाली काली गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था जो पैदल पैदल मजदूरों की तरह चल कर आ रहे हो? काली गाड़ी? आप क्या कह रही हैं सासू माँ? गांव की औरतें बता रही थी जी कि उन्होंने आपको रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठते हुए देखा है। सच सच बताइए, ये सब क्या है? अरे वो औरतों ने देखा तो सही है, लेकिन वो आधा सच है सासू माँ। असल में क्या हुआ था ना, मालिक शहर के पास एक दूसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि तू चल मेरे साथ, वहाँ कुछ काम करना है। तो वो जो गाड़ी थी ना, वो मेरे मालिक की ही थी। मैं तो बस पीछे जाकर बैठ गया था। और वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कोई अमीर आदमी या बिलियनेयर थोड़े हूँ। मेरी शक्ल से लगता है क्या कि मेरे पास इतनी लंबी गाड़ी होगी? हाँ हाँ, मेरा दामाद तो वैसे भी पैदाइशी मजदूर है, वो कोई अमीर थोड़ी है। भाई तो मैं कहूँ कि एकदम से अंबानी कैसे बन गया? मालिक का महंगा फोन, आधी आधी रात को ओवर टाइम काम करना, और अब ये लंबी लग्जरी गाड़ी। नहीं, कुछ तो ऐसा है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। कुछ दिन के बाद रात का समय था। आर्यन मजदूरी करके घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका साला आलोक खटिया पर बैठा है। उसके सामने 500-500 के नोटों की गड्डियां रखी हैं। अरे जीजा जी देख लो, बस ऐसे दूर से ही देख पाओगे तुम। ये पैसे देख रहे हो कितनी गड्डियां हैं? पूरे के पूरे 20,000 रुपए हैं। इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सपने में भी एक साथ नहीं देखे होंगे। रोज के 400 रुपए कमाने वाला आदमी 20,000 कहाँ देख पाएगा? देख रहे हो, मैं ये पैसे 1-2 हफ्ते में चुटकियों में कमा लेता हूँ, तुम्हें तो सालों लग जाएंगे इतने पैसे जोड़ने में। आलोक एक 500 का नोट निकालता है और आर्यन को देता है। लो जीजा जी, ये 500 का नोट रख लो और आज मेरी तरफ से कुछ अच्छा खा लेना, आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं आलोक, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे पैसे हैं, तुम अपने ये पैसे संभाल कर रखो। आर्यन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। देख रहे हो इसका एटीट्यूड? दिहाड़ी मजदूरी करता है लेकिन एटीट्यूड देखो जी इसका, जैसे केजीएफ का रॉकी भाई हो। अगले दिन रात को आर्यन एक सुनसान जगह पर बैठा हुआ था और वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। माँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की, सीएम साहब से भी बात की, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और माँ, सच कहूँ तो मुझे ना अब अपने साले आलोक पर बहुत शक हो रहा है। आलोक? पर क्यों बेटा, वो तो एक मामूली प्रॉपर्टी डीलर है ना। यही तो बात है माँ, वो खुद को सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर बताता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे साथ हुआ है उसमें इस आलोक का हाथ भी है। बेटा तो प्लीज अपना ध्यान रखना, वो लोग बहुत खतरनाक है आर्यन, वो शायद अभी भी तेरे पीछे पड़े होंगे। मैं यहाँ दिन रात डर डर कर जी रही हूँ। तेरा बड़ा भाई भी अभी सेफ जगह पर है और तू भी सुरक्षित रहना। मेरे बच्चे, कोई भी रिस्क मत लेना। भैया,
ये आपकी कैसी हालत हो गई है? देखिए ना, आपके कपड़े कितने फटे हुए हैं। आप तो एकदम मजदूर लग रहे हो। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती भैया। आप घर वापस आ जाओ ना प्लीज। अरे मेरी पगली बहन, रो क्यों रही है तू? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फटे कपड़े तो बस मेरा कवच है, ताकि वो कातिल मुझे पहचान ना सके। तू बस अपना और माँ का ध्यान रखना, ठीक है? चल, अब मैं फोन रखता हूँ। आर्यन कॉल कट कर देता है और तुरंत सीएम को फोन करता है। सीएम सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा काम जल्दी होना चाहिए, लेकिन आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इतना समय हो गया है, कुछ पता चला या नहीं? आखिर कब तक मैं इस तरह ये मजदूरों वाली जिंदगी जीऊंगा? मुझे जल्द से जल्द जानना है कि हमारी फैमिली को किसने बर्बाद किया। आर्यन बेटा, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैंने खुद पर्सनली कमिश्नर से जाकर तुम्हारे इस केस के बारे में बात की है। हमारी पूरी टॉप टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तुम फिक्र मत करो। वो कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगली सुबह आर्यन और दीपिका गांव के बाजार में घूम रहे थे। दीपिका बहुत खुश थी। दीपिका, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी ले ली है। और पता है, मैंने अपने 1-2 दिन के ओवर टाइम वाले पैसे भी जोड़ लिए थे। आज हम दोनों बाहर घूमेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और मस्ती करेंगे। सच में जी, आप कितने अच्छे हैं। तभी वहाँ गांव का एक लड़का राकेश आता है। अरे दीपिका, देख तेरी कैसी हालत हो गई है। मैंने तो तेरे से पहले ही बोला था कि इस दिहाड़ी मजदूर को छोड़ और मुझसे शादी कर ले। मेरे पापा गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। तुझे एकदम रानी बनाकर रखता मैं, लेकिन नहीं, तुझे तो इसी पुष्पा मूवी के मजदूर से प्यार था ना। अब देख इसकी फटीचर हालत और अपनी हालत। अपनी जबान संभाल कर बात कर राकेश। ये मेरे पति है और ये कोई मजदूर नहीं है। मेरे लिए तो ये किसी बिलेनियर से कम नहीं है। अरे जा जा, खा मजदूरी की सूखी रोटी। राकेश वहाँ से चला जाता है और दीपिका आर्यन आगे बढ़ जाते हैं। तभी कार से 2 बड़े बिजनेसमैन उतरते हैं और आर्यन के पास आते हैं। अरे सर, आप यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हैं? और सर, उस दिन जो हमारी वो 500 करोड़ वाली मीटिंग हुई थी, वो डील डन है ना? ये क्या बोल रहे हैं आर्यन? अरे भैया, ये क्या सर्वर लगा रखा है? कौन सी मीटिंग और कैसी डील? अरे मुझे लगता है आप लोगों को कोई भारी गलतफहमी हुई है। आपका जो कोई बॉस होगा ना, वो शायद मेरी तरह दिखता होगा। अरे वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं। वैसे ही मैं भी आपके बॉस का डुप्लीकेट होऊंगा। मैं तो भैया बस एक दिन का 400 रुपए कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर हूँ। हाँ, शायद हमें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो दोनों बिजनेसमैन वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन दीपिका को एक अच्छी दुकान पर ले जाता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है, अच्छा खाना खिलाता है और उसे एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट में देता है। जी सच में आज मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल हो गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन एक बात बताइए, तुमने इतना सब कुछ खरीद लिया? मुझे इतनी बड़ी जगह पर खाना खिलाया, ये आइसक्रीम, ये साड़ी, इन सब में तो बहुत सारा खर्चा आ गया होगा ना? अरे कुछ नहीं दीपिका, ये सब बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा थोड़ी है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे ना, उसी से हो गया सब। तुम रुको, मैं बस बिल देकर आता हूँ। आर्यन काउंटर की तरफ जाता है। वो अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकालता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। दीपिका उसे देख लेती है। अरे बाप रे, ये क्या था? मेरे पति तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो पेमेंट करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मजदूर के पास क्रेडिट कार्ड कहाँ से आ गया? रात हो जाती है। दीपिका आर्यन घर आ चुके थे, सब सो रहे थे। तभी दीपिका पानी पीने के लिए उठती है और उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़े बिल पर पड़ती है। ये तो उसी कैफे का बिल है। हे भगवान, 7,000 रुपए का टोटल बिल, और जो आइसक्रीम इन्होंने मुझे खिलाई थी वो 800 रुपए की थी। और ये मुझसे झूठ बोल रहे थे कि ये 100-200 की है। इन्होंने तो एक दिन में इतने पैसे खर्च कर दिए जितना ये महीने में नहीं कमाते। आखिर इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? तभी दीपिका की नजर आर्यन के फोन पर पड़ती है, जो कि एक टेबल पर रखा हुआ था। आज तो मैं इस फोन को चेक करके ही रहूंगी कि आखिर ये मामला क्या है। दीपिका जैसे ही फोन उठाने वाली होती है कि तभी वहाँ आर्यन आ जाता है। क्या हुआ दीपिका, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक सोई नहीं? अरे नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस पानी पीने उठी थी। मैं बस अब सोने ही जा रही हूँ। दीपिका अपनी जगह जाकर सो जाती है। अगले दिन रात को आर्यन घर के एक कोने में खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ अभी वहाँ।
आर्यन हड़बड़ी में वहां से चला जाता है, लेकिन इस हड़बड़ी में आर्यन अपना फोन ले जाना भूल जाता है। दीपिका जाग रही थी, वो जल्दी से फोन को उठा लेती है। अरे, इन्होंने तो फोन में पासवर्ड डाल रखा है। एक मजदूर को अपने फोन में पासवर्ड डालने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो सकता है पासवर्ड? दीपिका 1-2 पासवर्ड ट्राई करती है, लेकिन फोन अनलॉक नहीं होता। अरे नहीं खुला। 1 मिनट, कहीं मेरा बर्थडे तो नहीं पासवर्ड? दीपिका अपनी जन्म की तारीख डालती है और फोन अनलॉक हो जाता है। हे भगवान, ये क्या है? सीएम सर, कमिश्नर साहब और ये इतने बड़े बड़े वीआईपी लोगों के नंबर। मेरे पति तो एक फैक्ट्री में 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं। और ये फोन देखने में कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा, एकदम ब्रांड न्यू है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे इनसे सीधे बात करनी होगी। अगले दिन रात को आर्यन घर के बाहर खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। बहुत हुआ, इन पुलिस वालों के बस का कुछ नहीं है। अब आप लोग पैसों की टेंशन मत लीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। बस कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कीजिए, मुझे हर हाल में उस कातिल का नाम चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर हमारी फैमिली के साथ ये सब किसने और क्यों किया। किससे बात कर रहे थे आप? और कितने पैसे आपके पास जो आप पाने की तरह बहाने की बात कर रहे हैं? अरे कोई नहीं दीपिका, वो मैं फैक्ट्री के मालिक से बात कर रहा था। ओवर टाइम के पैसों की बात थी। अच्छा, मालिक से? जरा देखिए, ये किसका नंबर है? ये किसी वीआईपी का नंबर है, साफ साफ पता चल रहा है। आप वीआईपी लोगों से बात करते हैं, आपके पास कमिश्नर और सीएम का नंबर है। आखिर है कौन आप? आपके पास क्रेडिट कार्ड है, रात को आप घर से गायब रहते हैं। सच सच बताइए, कौन है आप? दीपिका, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ? ये रात रात भर बाहर जाना, वीआईपी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े लोगों से छुप छुप कर मिलना, सच बताओ, सच्चाई क्या है? कहीं तुम कोई गैंगस्टर या क्रिमिनल तो नहीं हो, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, अंडरकवर डॉन? सच बताओ, कौन हो तुम? अब चुपचाप सच उगल दो। तुम्हें मेरी कसम है, अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो फिर याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ठीक है दीपिका, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ चलो। आर्यन दीपिका को गांव के बाहर पत्थर वाली सुनसान जगह पर ले जाता है। दोनों पत्थर पर बैठते हैं। दीपिका, सच्चाई ये है कि मैं कोई 400 रुपए कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर नहीं हूँ। असल में मैं एक बिलियनियर हूँ। मेरे पास इतना पैसा और प्रॉपर्टी है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बिलियनियर हो तो फिर मजदूरी वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की जान खतरे में है दीपिका। कुछ साल पहले जब मैं और मेरा बड़ा भाई बहुत छोटे थे, तब पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में किसी ने बेरहमी से मेरे पापा का मर्डर कर दिया था। और वो लोग हम दोनों भाइयों के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए मेरी माँ ने रातों रात मुझे और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाना है जाओ, अपनी पहचान छिपा कर जियो, लेकिन लौट कर कभी वापस मत आना, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। इसलिए हम कभी घर वापस नहीं गए। मैं यहाँ छुपकर रहने लगा, मजदूर बन गया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। और मैं इस गंदी फैक्ट्री में इसलिए काम करता हूँ ताकि मैं उस मास्टर माइंड का पता लगा सकूं। मैं दिन रात बस यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मेरे पापा को किसने मारा। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाती दीपिका। जी, इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा धोखा आप अकेले अपने सीने में लेकर चल रहे थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी पत्नी हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन जी, एक बात तो है, मुझे अंदर ही अंदर इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है। मतलब मेरा पति सच में बहुत पैसे वाला है। अगली सुबह आलोक अपना सूटकेस लेकर खड़ा हुआ था। माँ, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी डील होनी है। आलोक वहाँ से चला जाता है। दीपिका सुलोचना जी के पास जाती है और उन्हें आर्यन के बारे में सब कुछ बताती है। अरे ओ महारानी, तूने आजकल वो शॉर्ट ड्रामा देखने शुरू कर दिए हैं क्या? माँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन सी फिल्म की स्टोरी सुना रही है मुझे? मेरा पति मजदूर नहीं करोड़पति है। वाह, अरे सब पता है मुझे। तेरा जो पति है ना, वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, कोई पैसे वाला बिलियनियर नहीं है। सुलोचना जी हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। रात हो जाती है। दीपिका और आर्यन घर के बाहर बैठकर बातें करते हैं। जी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? कल रात जो कुछ भी आपने मुझे बताया, मेरे दिल ने तो सच मान लिया, लेकिन मेरा दिमाग है ना, वो अभी भी उलझा हुआ है।
मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद आप मुझसे कुछ और भी छिपा रहे हैं। दीपिका, मैं तुमसे अब कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये सब सच है तो प्लीज एक बार मुझे वो सब दिखा दीजिए, आपका असली घर, आपकी फैमिली, मुझे सब कुछ देखना है, क्योंकि मुझे अभी भी आपकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है। दीपिका, तुम समझ नहीं रही हो। अगर मैं तुम्हें अपनी असली दुनिया में ले गया तो तुम्हारी जान पर खतरा हो जाएगा। मैं सब कुछ देख लूंगी जी, पर मुझे एक बार अपनी आंखों से वो सच देखना है। प्लीज मुझे ले चलिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल मैं तुम्हें अपने असली घर ले चलूंगा। अगले दिन आर्यन दीपिका को अपने असली घर ले जाता है, जो कि बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था। हे भगवान, ये आपका घर है? तभी आर्यन की माँ सावित्री जी और छोटी बहन सिमरन वहां आ जाती हैं। अरे मेरे बच्चे, तू आ गया। मैंने तो तुझे मना किया था ना कि तू अब यहाँ मत आना। और ये कौन है तेरे साथ? माँ, ये दीपिका है, मेरी पत्नी। और माँ, मैं इसे अपनी सारी सच्चाई बता चुका हूँ। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी हो। बहू, तू देख रही है अपने पति की हालत। मेरा बेटा इतना बड़ा करोड़पति होकर भी आज मजदूरी कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पिता के कातिलों को ढूंढ सके। क्या करे बहू, मजबूरी है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं भी आर्यन जी के साथ हूँ। हम सब मिलकर उन कातिलों को सजा दिलाएंगे। तभी वहाँ आर्यन के चाचा विक्रम सिंह आते हैं। भतीजे आर्यन, तू जिंदा है? विक्रम सिंह आर्यन को गले लगा लेता है। अरे मेरे बच्चे, भाभी ने तो मुझे बताया था कि तुम दोनों भाई रातों रात कहीं चले गए। मैं तो रो रो कर पागल हो गया था। मुझे लगा तुम लोग मर गए। सच बताऊं आर्यन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई बेटा। अरे चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना। अब सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगले दिन दीपिका आर्यन की परमिशन लेकर अपनी माँ सुलोचना को भी वहाँ ले आती है। ये सब मेरे दामाद का है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुलोचना जी इमोशनल हो जाती हैं और आर्यन के पास जाती हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे क्या पता था कि तू इतना बड़ा आदमी है। मैं तो तुझे हमेशा मजदूर समझकर उल्टा सीधा बोलती थी। मैंने तो कभी तुझे ढंग से खाना भी नहीं दिया। अरे अगर तू मुझे एक बार बता देता कि तू इतना अमीर है तो मैं तुझे अपने सिर पर बैठा कर रखती। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे सासू माँ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप माफी मत मांगिए। बस अब कुछ दिन की बात और है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद आर्यन का हुलिया बदल गया था। अब वो एकदम अमीर लगने लगा था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। तभी वो देखता है कि विक्रम सिंह और आलोक नीचे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं। ये क्या? आलोक मेरा साला मेरे चाचा विक्रम सिंह को पहले से कैसे जानता है? मुझे कुछ तो बहुत अजीब लग रहा है। इसका मतलब आलोक शहर से बाहर नहीं गया था। वो मेरे चाचा के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पका रहा है। मुझे जल्द से जल्द इसका सारा काला चिट्ठा खोलना होगा। अगले दिन आर्यन अपने बॉडीगार्ड के साथ जाता है और आलोक को पकड़ लेता है और उसे एक सुनसान गोदाम में बंद कर लेता है। आर्यन ने आलोक को एक कुर्सी से बांध दिया था। सच बता आलोक, क्या बात है? तू मेरे चाचा विक्रम सिंह को पहले से कैसे जानता है? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। गलती हो गई, मैं सब बताता हूँ। असल में जीजा जी, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है वो सब आपके चाचा जी का ही किया धरा है। और मैं कोई असली प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। मैं तो प्रॉपर्टी के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। आपके पापा के मरने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी के नकली कागज भी मैंने ही बनाए थे। क्या? हाँ जीजा जी, और आपके चाचा जी ने ही मुझे कुछ दिन पहले काम दिया था कि मुझे आर्यन को ढूंढ कर लाना है, उसे मारना है। लेकिन जीजा जी, मैंने आपको फोटो में देखा था, आप उसमें एकदम अलग दिखते थे। और आप मेरे घर में फटे कपड़ों में एक दिहाड़ी मजदूर बनकर रह रहे थे, इसलिए मैं आपको कभी पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मैं तो बस पैसों के लिए काम कर रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे अपने सगे चाचा ने पैसों के लिए मेरे पापा को मार दिया। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मुझे माफ कर दो। तुमने जो किया है आलोक, तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आर्यन अपने घर आ जाता है। हॉल में विक्रम सिंह बैठा हुआ था। भतीजे, मुझे पता है कि तुझे मेरी असली सच्चाई पता चल गई है, लेकिन तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मुझे पता है चाचा जी कि आपको भनक लग चुकी है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। अरे आर्यन, तू आ गया है। इस खुशी में मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग पार्टी करने जाएं। पार्टी? पर देवर जी, अभी हालात।
अरे कोई हालात खराब नहीं है भाभी, सब फर्स्ट क्लास है। आज मैं आप सबको शहर की सबसे वीआईपी और महंगी जगह लेकर चलता हूँ। चलिए चलिए, सिमरन बेटा, दीपिका बहू और सुलोचना जी, आप सब भी तैयार हो जाइए। चलो दीपिका, जल्दी से अच्छे वाले कपड़े पहन लो, आज तो मैं भी फुल एंजॉय करूंगी। पूरा परिवार तैयार होकर विक्रम सिंह के साथ एक बड़ी सी वैन में बैठ जाता है। विक्रम सिंह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। विक्रम सिंह सभी घर वालों को चालाकी से बेहोश कर देता है। जब सब घर वालों की आंख खुलती है तो वो एक बंद फैक्ट्री में थे और कुर्सियों से बंधे हुए थे। अरे ये कौन सी वीआईपी जगह है, ये हम कहाँ आ गए और हमें ऐसे बांध क्यों रखा है? सरप्राइज समधन जी, कैसी लगी मेरी पार्टी की लोकेशन? हाँ एकदम मस्त है ना? विक्रम, ये क्या मजाक है? खोल हमें। मजाक नहीं है भाभी, ये असलियत है। हाँ आर्यन, मुझे पता था कि तुझे मेरा राज मालूम हो गया है, पर तू मुझे हरा नहीं सकता। अरे मैं असली खिलाड़ी हूँ इस गेम का। हाँ, मैंने ही मारा था तेरे बाप दीपक को, वो भी तड़पा तड़पा कर। मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस चाहिए था। मैं तुम दोनों भाइयों को भी मारना चाहता था, पर तुम लोग भाग गए। खैर, तेरा वो भाई भी बहुत जल्द मेरे आदमियों के हाथ लग जाएगा और आज रात यहाँ तुम सब लोग मरोगे और कल सुबह न्यूज आएगी कि आर्यन और उसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तुम इंसान नहीं राक्षस हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी अचानक आर्यन जोर से हंसने लगता है। क्या बात है, हाँ क्या बात है चाचा जी, डायलॉग तो एकदम 90s के विलन वाले मारे हैं आपने। हाँ, अरे चाचा जी, आपका खेल खत्म। तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मरने वाला है तू। तभी फैक्ट्री में कमिश्नर और पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों के साथ आलोक और आर्यन का बड़ा भाई मनीष भी था। ये पुलिस यहाँ कैसे आई? बताता हूँ चाचा जी। अरे आप पुराने जमाने के विलन हो और मैं आज के 5G जमाने का हीरो हूँ। मेरे शर्ट के बटन में एक सीक्रेट हिडन कैमरा और माइक लगा था और जूतों में GPS ट्रैकर लगा हुआ था चाचा जी। उसी से ये लोग यहाँ पर पहुंच पाए और अब तो मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत भी हैं। कल रात ही मैंने आपके फोन की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता था कि आप पार्टी के बहाने हमें मारने का प्लान बना रहे हो, इसलिए मैंने पहले ही अपने बड़े भाई और कमिश्नर साहब को सब कुछ बता दिया था। आपने अच्छा नहीं किया चाचा जी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जीजा जी, मुझे भी माफ कर दो। दूर हट पापी, तूने मेरे पति का खून किया है, तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। दीपिका, तुम बताओ, इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आर्यन, इन लोगों ने जो किया है उनकी सजा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। डालो इन दोनों को गाड़ी में। पुलिस विक्रम सिंह और आलोक को वहां से ले जाती है। पूरा परिवार अपने घर आ जाता है। सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद घर की सभी औरतें घर के हॉल में बैठी हुई थीं और अपना मेकअप और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थीं। ये शहर के सबसे बेस्ट और नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज ये आप सबका ऐसा शानदार मेकअप करेंगी कि बॉलीवुड की हीरोइनें भी फेल हो जाएंगी आपके सामने। मुझे पैसों से ज्यादा इस बात की खुशी है आर्यन कि आज हमारा परिवार एक साथ है और सुरक्षित है। रात को पूरा परिवार बहुत बड़ी पार्टी करता है जिसमें सीएम साहब, कमिश्नर सभी आते हैं और सब पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं और इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है।